वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज न्यूट्रिशन और डाइट्रिक्स सब्जेक्ट से टॉपिक विटामिन टॉपिक्स को ही आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम स्टडी करेंगे विटामिन ई। विटामिन ई के बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं कि इसमें क्या होता है आपका विटामिन ई। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो हमें ये डिस्कस करना होता है कि आपके विटामिन को हमने दो टाइप्स में क्लासीफाई किया था, फैट सोल्यूबल विटामिन और वाटर सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल्स विटामिन में अगर हम बात करते हैं उसमें आपके विटामिन ए, डी, ई एंड के विटामिन आपके इंक्लूड होते हैं। उसी में से आज हमें स्टडी करना है आपका विटामिन ई, जो कि आपका क्या है, फैट सोल्यूबल विटामिन। तो सबसे पहले हमें ये देखते हैं आपका जो विटामिन ई है उसको हम और क्या अदर नाम से डिनोट करते हैं, उसको हम बोलते हैं टोकोफिरोल। टोकोफिरोल एक्चुअली में टर्म सिर्फ एक ये कोई सेकंड टर्म नहीं है कि हाँ हम इसको बस विटामिन ई को इस नाम से जानते हैं। इसका एक इम्पोर्टेंट लाइफ में एक फैक्टर है कि टोकोफिरोल जो होती है आपकी एक्टिव फॉर्म होती है, एक्टिव फॉर्म होती है आपके विटामिन ई की, जो कि आपकी बॉडी में जाके कहीं ना कहीं यूजफुल अपना फंक्शन परफॉर्म करती है। वो होता है आपका टोकोफिरोल। टोकोफिरोल जो टर्म है वो जनरली आपका ग्रीक टर्म से आपका लिया गया है, जो कि आपका टोकस, फिरोल और ओल टर्म से मिलकर बना है। यहीं पे हम टोकस की अगर बात करें, टोकस का मतलब होता है बर्थ, फिरोल टू कैरी और आपका अल्कोहलिक नेचर। अब इन टर्म्स का मतलब क्या है कि टोकोफिरोल जो आपका विटामिन ई है इसका मेन जो फंक्शन होता है आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हेल्दी रखना, उसको मेंटेन करना, पर्सन के अंदर फर्टिलिटी को मेंटेन रखना। तो ये आपका मेन फंक्शन होता है विटामिन ई का। पर जनरली ह्यूमंस में ये आइडेंटिफाई नहीं है कि ह्यूमंस के अंदर जो विटामिन ई होता है वो फर्टिलिटी के लिए काफ़ी यूज़फुल रहता है। पर हाँ, एनिमल्स की अगर बात करें तो विटामिन ई एनिमल्स में काफ़ी ज़्यादा आपका फ़ायदेमंद होता है फर्टिलिटी के लिए। वहीं पे विटामिन ई को हम टोकोफिरोल के नाम से तो जानते ही है, प्लस हम इसको एक और नाम से जानते हैं एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। एंटी स्टेरिलिटी विटामिन का मतलब यही होता है कि आपकी इस बॉडी के अंदर स्टेरिलिटी को कोज नहीं करता। स्टेरिलिटी होती है कि कोई एनिमल हो गया या कोई ह्यूमन बीइंग होगा, वो आगे फर्दर रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, अपने ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाता। तो एंटी स्टेरिलिटी का मतलब होता है कि अगेंस्ट होता है स्टेरिलिटी के। अगेंस्ट स्टेरिलिटी मतलब कि आपकी फर्टिलिटी को मेंटेन रखने में हेल्पफुल रहता है। पर मेनली एंटी स्टेरिलिटी विटामिन हमने किस वजह से ये नाम दिया था, क्योंकि ये रैट्स के अंदर रिप्रोडक्टिव फंक्शंस को मेंटेन रखता है, इस वजह से। और ये जो रैट्स के अंदर ये फंक्शन को मेंटेन रखता है, किसने ये टर्म दी और कैसे ये पता चला, तो इसमें दो पर्सन्स का बहुत ज़्यादा आपका योगदान रहा है। वो है आपका इवांस और दी बिशोप। इवांस और बिशोप आपके ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने रैट्स के ऊपर रिसर्च करी थी कि इनकी जो फर्टिलिटी वगैरह वो कैसे मेंटेन रहती है। तो फर्टिलिटी इनकी कैसे मेंटेन रहती है, विटामिन ई की वजह से। विटामिन ई के इंजेक्शंस वगैरह प्रोवाइड कराए गए, जिससे पता चला कि जिन भी रैट्स को विटामिन ई प्रोवाइड कराया गया है तो फिर उनके जो ऑफस्प्रिंग थे वो काफ़ी हेल्दी भी रहे हैं, प्लस उनके आगे रिप्रोडक्शन आपके काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। पर वहीं पे बात करें जिन पर रैट्स के अंदर विटामिन ई नहीं थे, जिन रैट्स के अंदर आपके विटामिन ई नहीं थे, तो फिर उसमें क्या है, मिसकैरेज बहुत ज़्यादा जल्दी देखने को मिला। अगर ऑफस्प्रिंग्स हुए तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एबनॉर्मलिटी देखने को मिली। यहीं पे हम बात करते हैं आपके विटामिन ई के अदर टॉपिक्स में कि हमें विटामिन ई जो है वो क्या होता है, उसका इंट्रो हमने डेफिनेशन देखा। पर अभी हमें ये देखना है कि एब्जॉर्प्शन और मेटाबॉलिज्म विटामिन ई का आपका कैसे होता है। रही बात एब्जॉर्प्शन की जैसे आपके बाकी फैट सोल्यूबल विटामिन थे, बिल्कुल वैसे ही आपका इसका भी एब्जॉर्प्शन और मेटाबॉलिज्म होता है। जैसे कि फैट सोल्यूबल विटामिन जैसे होते हैं, पर्टिकुलरली क्या होता है, कोई भी एक विटामिन हो, कोई भी सोर्स हो सकता है आपका, ये एनिमल सोर्स भी हो सकता है आपका, कोई प्लांट सोर्स भी हो सकता है, जो कि आपके इंटेस्टाइन में जाके, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्ब होता है। देन वो क्या करता है, लीवर के पास जाके अपने फंक्शंस को परफॉर्म करता है। ये आपका नॉर्मली होता है हर एक फैट सोल्यूबल विटामिन के एब्जॉर्प्शन और मेटाबॉलिज्म में। तो ये सिमिलर है आपके फैट्स की तरह, जितने भी आपके फैट सोल्यूबल विटामिन है उसी की तरह आपके इसका एब्जॉर्प्शन और मेटाबॉलिज्म बॉडी में परफॉर्म होता है। प्लस अब इसके फंक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो फंक्शन में हम देखते हैं कि सबसे पहला फंक्शन होता है एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट। एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट्स वो होते हैं जो कि आपके फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करने में
हेल्पफुल रहते हैं। अब जितने भी बॉडी के अंदर कई सारी मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस हो रही होती है, चाहे वो सेल में हो, लीवर में हो, आपके ब्लड में, कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में, पूरी बॉडी में, आपके ऑल ओवर बॉडी में आपके डिफरेंट टाइप्स की रिएक्शंस होती रहती है। तो उस रिएक्शन के टाइम पे क्या होता है कि कुछ कई सारे फ्री रेडिकल्स फॉर्म होते हैं। फ्री रेडिकल्स वो होते हैं, फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, कोई भी एक चार्ज पार्टिकल आपका प्रेजेंट होता है, एनी एटम, उसके बाद आपके ऊपर कोई भी चार्ज हो सकता है, तो क्या कहता है, फ्री चार्ज होने की वजह से वो किसी ना किसी से भी रिएक्ट कर सकता है। तो अगर वो किसी से भी जाके रिएक्ट कर ले, तो फिर जो नॉर्मल उसके मेटाबॉलिक फंक्शन है उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत देखने को मिलेगी। क्या पता आरबीसी के ऊपर जाके अगर फ्री रेडिकल अटैच हो जाता है तो क्या करता है, आरबीसी को रप्चर कर देता है, वहाँ पे उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ऐसे ही इनका काम एंटीऑक्सीडेंट्स का काम होता है। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं कि जो भी फ्री रेडिकल्स है उसको ट्रैप कर लेते हैं और बॉडी से उसको रिमूव कर देते हैं। विटामिन ई अंडरगो ऑक्सीडेशन बाय रिएक्टिंग विद द फ्री रेडिकल, उनका ऑक्सीडेशन कराते हैं, जितने भी फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन करते हैं, उनको बॉडी से किसी न किसी तरह बॉडी से रिमूव करा जाता है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कि आपको कैसे रिएक्ट करते हैं, फ्री रेडिकल्स पे रिएक्ट करेंगे, प्लस जितने भी आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स भी आपके फ्री रेडिकल्स की तरह होते हैं, जो कि कोई ना कोई चार्ज पार्टिकल होता है जो कि आपके सेल के किसी भी पार्ट में जाके कहीं मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होते हैं वहाँ पे जाके रिएक्ट करता है। प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ द पूफा, विटामिन ए एंड विटामिन सी, आपके ऑक्सीडेशन होने से बचाते हैं, मतलब इन पूफा के विटामिन सी और विटामिन ए के ब्रेकडाउन होने से भी मदद करता है, वो होता है आपका विटामिन डी। बात करते हैं रोल इन रिप्रोडक्शन। अगर रिप्रोडक्शन में अगर बात करें तो फिर इसके नाम से ही हमें पता था कि ये एंटी स्टेरिलिटी विटामिन है, जो कि रैट्स के अंदर फर्टिलिटी का मेन कोज होता है, पर एसेंशियल फॉर हेल्दी प्रेगनेंसी एंड द एडवर्टिंग मिसकैरेज। अब ह्यूमंस में अगर इसमें बात करें तो फिर ये किस में हेल्पफुल रहता है, आपका हेल्दी प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में हेल्पफुल रहता है, बेबी की प्रॉपर ग्रोथ करने में हेल्पफुल रहेगा। वहाँ पे वोम के अंदर अगर कोई बेबी होता है तो विटामिन ए क्या हेल्प करेगा, उसके आगे फर्दर ग्रोथ में, मेंटली भी, फिजिकली ग्रोथ में हेल्प करता है। प्लस एडवर्टिंग मिसकैरेज, मिसकैरेज होने से रोकता है कि कहीं ना कहीं बॉडी में कोई ना कोई विटामिन की कमी आ जाती है, तो फिर क्या होता है कि बेबी के मिसकैरेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पर वहीं पे आपका जो विटामिन डी है ये क्या हेल्पफुल रहता है कि मिसकैरेज को होने से बहुत ज़्यादा कम करता है। एक पॉइंट आया इसका फंक्शन में, वो है एंटी एजिंग। एंटी एजिंग मतलब कि आपकी उम्र को कम करना। उम्र को कम करने से ये मतलब है कि जितने भी बॉडी में फ्री रेडिकल्स होते हैं, फ्री आयंस वगैरह, कटायंस वगैरह जितने भी होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि उसको बॉडी से रिमूव करते हैं। यही बता रखा है, स्कैवेंजर्स फॉर द फ्री रेडिकल्स, जितने भी फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको किसी ना किसी तरह बॉडी से रिमूव करते हैं। और वो क्या करते हैं, टू कीप स्किन यंगर एंड दे प्रोटेक्ट सेल मेम्ब्रेन। अब स्किन भी हेल्दी रहेगी, जितने भी फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल ऐसा ज़रूरी तो नहीं है एक पर्टिकुलर ऑर्गन में प्रेजेंट होगा तो पूरी आपकी बॉडी में कहीं ना भी प्रेजेंट हो सकता है। तो क्या करते हैं, अगर आपकी स्किन की सरफेस पे या स्किन की ब्लड सप्लाई में कहीं ना कहीं फ्री रेडिकल प्रेजेंट होता है, तो वो क्या करता है, उस फ्री रेडिकल को रिमूव करते हैं। देन आपकी क्या है, उससे स्किन काफ़ी हेल्दी रहती है। अगर स्किन हेल्दी रहेगी तो फिर पर्सन क्या है, उसकी उम्र कम देखने को मिलती है। तो इसी का मतलब है एंटी एजिंग आपका ऐसा काम भी करता है। अगर स्टोरेज की बात करें, स्टोरेज में अगर हम इसमें बात करते हैं, सिंपल है कि हाँ फैट सोल्यूबल है, तो फिर कहाँ पे स्टोर होगा, आपके लिपिड्स और फैट्स में कहीं ना कहीं स्टोर होता है। तो मेन स्टोरेज इसका जो होता है वो आपका नॉर्मल एडिपोज टिश्यू के अंदर आपको देखने को मिलता है। अब रही बात डेफिशिएंसी की, डेफिशिएंसी में हम इसमें देखते हैं कि विटामिन डी जो होता है, विटामिन ई जो आपका होता है कि वो क्या करता है कि अगर बॉडी में एक अमाउंट से कम देखने को मिले तो उसके में बॉडी में कोई ना कोई साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो वो डेफिशिएंसी में हमें क्या देखने को मिलता है, सबसे पहले देखने को मिलता है नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर। आपके पूरा का पूरा जो नर्वस सिस्टम है, जिसमें आपके CNS भी आता है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी इंक्लूड होता है, तो आपके नर्वस सिस्टम में आपके ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, न्यूरॉन्स वगैरह में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। विटामिन ई डेफिशिएंसी प्रोड्यूस सीवियर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, कहीं ना कहीं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स देखने को मिल सकते हैं। कोई ना कोई ऐसे सिग्नल्स वगैरह आपकी बॉडी में आपको
फील हो सकता है, या फिर कोई सिग्नल्स वगैरह आपको फील ही नहीं हो रहे, या फिर आपके नर्व के सप्लाई में कहीं ना कहीं दिक्कत देखने को मिलती है, ब्रेन की नॉर्मल फंक्शनिंग में कहीं ना कहीं दिक्कत देखने को मिलती है। तो इसमें अगर आपको बात करते हैं कि हाँ कैसे नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं, तो सेंसरी वीकनेस एंड द डिस्टर्बेंस, जितने भी आपके सेंसरी वीकनेस देखने को मिलते हैं, जितने भी आपके 5 सेंसेस होते हैं, पेन, टच, टेस्ट, विज़न, ये सब जो चीज़ें होती है, तो फिर उसमें कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है। प्रॉपरली पर्सन को विज़न भी नहीं हो सकता, मे बी कुछ ज़्यादा लाइट में पर्सन क्या करता है, कहीं ना कहीं उसका रेटिना डैमेज भी हो सकता है। और क्या हो सकता है कि पर्सन को कुछ ना किसी चीज़ का टच अपने आप ही फील हो रहा है, बल्कि वो चीज़ वहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करती। हेलुसिनेशन जैसी, इल्यूजन जैसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। अनकंट्रोल मूवमेंट्स भी इसमें देखने को मिलेगी, मसल्स वगैरह अपने आप ही ट्विचिंग करने लगती है, अपने आप ही अपना कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन अपना फंक्शन परफॉर्म करती है। तो इसमें कहीं ना कहीं आपकी अनकंट्रोल मसल मूवमेंट्स भी देखने को मिलते हैं, जिसको हम एटेक्सिया के नाम से भी जानते हैं। रही बात स्टेरिलिटी की, स्टेरिलिटी की बात करें कि विटामिन डी जो क्या करती है, नॉर्मली एनिमल्स के अंदर क्या है, स्टेरिलिटी कोज करती है। उनका जो रिप्रोडक्शन होता है, उनको रिप्रोडक्शन सिस्टम जो होता है, और ऑफस्प्रिंग्स को वोम के अंदर, मदर के वोम के अंदर ईजिली मेंटेन करने में हेल्प करती है। तो वहीं पे विटामिन डी डेफिशिएंसी शो रिप्रोडक्टिव फेलियर, आपके फेलियर शो करता है, मतलब रिप्रोडक्शन में कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है, पर स्पेशली आपको एनिमल्स में इसमें जिस पे रिसर्च करी गई थी वो आपके रैट्स थे। अगर ह्यूमंस की अगर इसमें बात करें, ह्यूमंस के अंदर स्टेरिलिटी दिखाई गई ज़रूरी नहीं है। डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, आप क्या कर सकते हैं, डेफिशिएंसी अगर विटामिन ई की देखने को मिले तो क्या है, आपकी आरबीसी कहीं ना कहीं ज़्यादा रप्चर देखने को मिलेगी, क्योंकि आपकी बॉडी में विटामिन ई क्या करता है, फ्री रेडिकल्स को कंज्यूम करने का काम करता है, उसको बॉडी से कहीं ना कहीं रिमूव करता है। अगर वो फ्री रेडिकल आरबीसी के सरफेस पे या आरबीसी में कहीं पे भी जाके रिएक्ट करने लग जाए, तो क्या नॉर्मल आरबीसी भी डिस्टर्ब हो सकती है, उसका नॉर्मल फंक्शन भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है। तो वो क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी में आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। प्रोड्यूस डिफेंस अगेंस्ट फ्री रेडिकल, नॉर्मल फंक्शन जो आपका विटामिन ए का होता है, विटामिन ई का होता है, उसमें क्या करते हैं कि वो फ्री रेडिकल्स जितने भी होते हैं उनसे डिफेंस करते हैं, उनसे आरबीसी को बचाते हैं। पर क्या करते हैं, जब आपका विटामिन ई एब्सेंट हो जाता है तो उससे क्या होगा, एसेंशियल अमीनो एसिड कंबाइन विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म हाइड्रोजन पेरोक्साइड विच डिस्ट्रॉय आरबीसी। अब विटामिन ई से क्या होगा कि आपके जितने भी एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जाते हैं। अब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे, हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करना और पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाना, पर वो ऑक्सीजन क्या करेगा, अमीनो एसिड्स के साथ कंबाइन कर जाता है। अमीनो एसिड एज अ फ्री रेडिकल्स भी काम करते हैं, क्योंकि उनके ऊपर आपने देखा होगा कि एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक जगह नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये क्या करते हैं, कहीं ना कहीं आपके ऑक्सीजन से कंबाइन कर लेते हैं, जो कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी करते हैं। प्लस में क्या करते हैं, आपके आरबीसी का जो स्ट्रक्चर है उसको कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय करते हैं। माल फंक्शनिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम, जो भी आपका इम्यून सिस्टम होता है, जितने भी आपके WBCs होते हैं, वहीं पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देखने को मिलती है। डिक्रीज द एबिलिटी ऑफ द टी एंड द बी लिम्फोसाइट टू प्रोलिफरेट, कि विटामिन ई क्या करता है कि इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखने में भी काम करता है। पर क्या होगा, जब आपके टी लिम्फोसाइट्स होते हैं और जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, उनको आगे मैच्योर कराने में आपका विटामिन डी का मेन रोल रहता है। पर अगर वो कम आपको विटामिन ई बॉडी में देखने को मिले तो फिर ये क्या है, प्रोलिफरेट कर जाते हैं, मतलब इनकी अच्छे से आपकी फंक्शनिंग देखने को नहीं मिलती है, अच्छे से अपने आप को ग्रो नहीं कर पाते, जिससे वो आपकी बॉडी में फाइट कर सके किसी भी फॉरेन मटेरियल से। अब इसमें बात करते हैं टॉक्सिसिटी की। फर्स्ट ऑफ ऑल ये लीस्ट टॉक्सिक है, इसकी टॉक्सिसिटी जो होती है बॉडी में जल्दी से देखने को नहीं मिलती। यहाँ पे एक चीज़ और रहेगी, डाइटरी सोर्सेज की अगर हम बात करते हैं कि इसके क्या क्या आपके डाइटरी सोर्सेज देखने को मिलते हैं, कि आपका जो विटामिन ई है आपको कहाँ कहाँ ज़्यादा प्रेजेंट देखने को मिलता है। तो सबसे पहले उसमें हम बात करते हैं वेजिटेबल्स ऑयल, जितने भी आपके वेजिटेबल्स ऑयल होते हैं, आमंड ऑयल हो गया, आपका सनफ्लावर ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, इन सब में भी आपको क्या है, विटामिन ई देखने को मिलता है। नट्स वगैरह में, नट्स वगैरह जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं, वॉलनट्स, आपका आमंड वगैरह, इनमें भी आपको विटामिन ई देखने को मिलेगा। एंड होल ग्रेन्स जितने भी अनाज वगैरह जो होता है
एज अ होल ग्रेन में आपके क्या सीरियल्स वगैरह आते हैं, वीट, ये सब आपका इंक्लूड होता है। तो फिर ये क्या होता है आपके डाइटरी सोर्सेज पे आपका विटामिन ई। यहाँ पे हम एक चीज़ और मेंशन करेंगे, आरडीए वैल्यू। आरडीए क्या होता है आपका विटामिन ई का। According to ICMR, for all age groups, 0.8 mg per ग्राम। तो अब विटामिन ई की बात करते हैं कि विटामिन ई बॉडी में कितना रिक्वायरमेंट होता है। जनरली जो होता है हर एक एज ग्रुप में एक पर्टिकुलर ए की अमाउंट जो रिक्वायरमेंट होती है वो आपकी होती है 0.8 mg पर ग्राम। पर ये 0.8 mg पर ग्राम क्या है, हम जनरली पर डे के लिए लेते हैं, पर ग्राम क्या होता है आपका विटामिन ई जो होता है ज़्यादातर जो कंबाइंड फॉर्म में मिलता है वो होता है आपका पोफा के साथ। पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जितने भी आपके पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड के जो भी सोर्सेज होते हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं विटामिन ई प्रेजेंट होता है। तो अगर हम जितना हम पूफा ले रहे हैं तो उससे हमें कितना है 0.8 mg जो है आपका विटामिन ई मिलना चाहिए। तो वही होती है आपकी आरडीए वैल्यू आपकी विटामिन ई की। तो यही था आज का विटामिन ई में। थैंक यू।